देश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे देश में खतरे की घंटी बज गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 2593 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 44 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते केसों ने केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना केसों में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के हालातों को लेकर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने वाले हैं। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका और प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। यूपी में कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ने के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश में सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि राज्य में हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को भी कहा है। साथ ही लखनऊ के साथ एनसीआर के जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य करने के भी निर्देश जारी किए हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है। पिछले 24 घंटे में 2527 नए केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक कोरोना से एक दिन में 33 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा 5,22,000 के पार पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मामले तेज गति से बढ़ते दिख रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट भी 4% से ज्यादा चल रहा है। 10 फरवरी के बाद से देश में सबसे ज्यादा मरीज दिल्ली में ही मिले हैं। केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। गौरतलब है कि तीसरी लहर के बाद से देश में कोविड गाइडलाइंस को खत्म कर दिया गया था, लेकिन बढ़ते मामले माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें लेकर आ रहे हैं। देश में 9 राज्यों के 36 जिलों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% के आसपास है। कहने का मतलब ये है कि इन जिलों में कोरोना की जांच कराने वाले 100 लोगों में से 5 या उससे ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से लोगों को मास्क पहनने के लिए मजबूर कर दिया गया है। कुछ राज्यों ने फेस मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मास्क ना लगाने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ शहरों में फेस मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। पंजाब में सिर्फ गुरुवार को ही मास्क लगाना अनिवार्य है, तो वहीं यूपी की योगी सरकार ने लखनऊ के 7 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। मुंबई में हनुमान चालीसा के जाप को लेकर विवाद गर्मा गया है। महाराष्ट्र में मनसे चीफ राज ठाकरे द्वारा शुरू किए गए हनुमान चालीसा विवाद में अब निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी कूद गई हैं और ये लड़ाई अब उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री तक पहुंच गई है। दरअसल अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। उनके इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा एक बार फिर बढ़ गया है। मुझे जो धमकी और विधायक को रवि राणा जी को जो धमकी दी कि अपने पैरों पे आएंगे तो पैरों पे हम वापस जाने नहीं देंगे, वो धमकी को मैंने उसी दिन एक्सेप्ट किया कि मैं भी मुंबई की बेटी हूँ और विदर्भ की बहू हूँ, तो मुझे भी देखना है उनमें कितनी ताकत है और मुझ में कितनी ताकत है और उनमें कितनी ताकत है और भगवान के नाम स्मरण करने वालों में कितनी ताकत है। ये दोनों अंतर हम खुद देखेंगे। 4 दिन हमने इंतजार किया। मैंने उन्हें आह्वान किया था, आप तारीख दीजिए, आप समय दीजिए, हम मुंबई आएंगे। अब तक उनका इंतजार किया, उन्होंने ना तारीख दी ना समय दिया, पर अब हमने उनको समय दिया है कि शनिवार को 23 तारीख को हम मातोश्री के बाहर जाएंगे और वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जोर है तो रोक के दिखाइए। विवाद बढ़ता देख
दोपहर 3 बजे राणा दंपति ने हनुमान चालीसा के पाठ का फैसला वापस ले लिया और मातोश्री के बाहर नहीं जाने की घोषणा कर दी। नवनीत राणा ने सुबह 9 बजे तक का वक्त दिया था और इससे पहले ही बड़ी संख्या में शिव सैनिक उनके घर के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। यह हंगामा खार इलाके में सांसद राणा के घर के बाहर किया जा रहा था। इधर पुलिस ने दोनों को एक नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद नवनीत राणा हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़ी रहीं। उधर शिवसेना के नेताओं ने इस मामले को लेकर काफी आक्रामक रुख अपना रखा है। संजय राउत ने राणा दंपति पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि अगर कोई हमारी लक्ष्मण रेखा को पार करेगा तो शिव सैनिकों को भी उनके घर पहुंचने का अधिकार है। हमें राष्ट्रपति, ईडी, सीबीआई की धमकी ना दें। अब हम उससे आगे निकल गए हैं। आप केंद्रीय पुलिस बल का उपयोग करके हमारे घर में घुसने की कोशिश करते हैं तो शिव सैनिक आपको नहीं छोड़ेगा। शिव सैनिक हमेशा मरने और मारने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर राज्य में सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है। हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली बीजेपी ने भी हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। तैयारियों का जायजा लेने और प्रदेश में चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचे, जहां जेपी नड्डा पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हिमाचल के कांगड़ा पहुंचे, जहां चंबा में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिमाचल की खूबसूरती का जिक्र करने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी पर भी हमला करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर हिमाचल को लूटने का आरोप लगा दिया। भगवान ने अपनी तरफ से हिमाचल प्रदेश को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी वालों ने भी हिमाचल प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गलत तो नहीं कह रहा जी? बीजेपी और कांग्रेस वालों ने भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 30 साल तक हिमाचल प्रदेश पे कांग्रेस ने राज किया, 17 साल तक बीजेपी ने राज किया। आज हिमाचल प्रदेश में जितनी समस्याएं हैं, आज हिमाचल प्रदेश की जो हालत है, वो इन दोनों पार्टियों की वजह से है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के विधानसभा चुनाव दिल्ली मॉडल पर जीते हैं। हिमाचल के चुनाव में भी केजरीवाल दिल्ली मॉडल को आगे रखकर ही उतरना चाहते हैं। इसी को लेकर इस जनसभा में भी उन्होंने दिल्ली मॉडल की जमकर तारीफ की। जयराम ठाकुर जी ने ट्वीट किया, कहते हैं केजरीवाल जी, हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा। दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश को ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, दोनों हाथ खड़े कर दो। जयराम ठाकुर जी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। गौरतलब है कि बीजेपी यूपी और उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल में भी इतिहास रचकर फिर से सत्ता की गद्दी पर काबिज होना चाहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान नहीं होने वाली है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया,
जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली गांव में पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत राष्ट्र को समर्पित की, जिसके बाद उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और कश्मीर में विकास का विजन देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम है क्योंकि पीएम का ये दौरा 2019 में धारा 370 हटने के बाद पहला दौरा था। पीएम मोदी ने भी जनसभा को संबोधित कर बताया कि आखिर क्यों धारा 370 हटना देश के लिए जरूरी थी। केंद्र के लगभग 250 कानून जो जम्मू के नागरिकों को अधिकार देते थे, वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित कर ये भी बताया कि कैसे पिछले 70 सालों में कश्मीर में विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ बातें की गई। यूएई से आए, अबू धाबी से आए, दुबई से आए, एक डेलीगेशन से बातचीत करने का मुझे अवसर मिला है। वो जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत उत्साहित है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के 7 दशकों के दरमियान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया था। 7 दशक में 17,000 और पिछले 2 साल के भीतर ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। दोस्तों, गौरतलब है कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से प्राइवेट सेक्टर में निवेश में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जहां एक और आजादी के बाद 70 सालों में महज 17,000 करोड़ का निवेश हुआ था, लेकिन बीते कुछ ही सालों में यह निवेश का आंकड़ा 38,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, जिससे जम्मू कश्मीर के विकास में तेजी लाने में काफी मदद मिलेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.